Hello students, today's topic is electric field from unit first electrostatic of our subject physics. In this topic we have discussed about the field. It means the electric field is what generate, how can we generate, इसे किसे जनरेट किया जाता है और क्या जनरेट किया जाता है ये देखते हैं. It has been generated by two charges, positively charged और negatively charged. इसमें दो चार्ज होते हैं. These are like as source charge and test charge. ये दोनों चार्ज पावर क्रिएट करते हैं. इन दोनों के और पास का पावर होती है. अब उसकी पावर रेंज जितनी होगी उतने में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो सकता है. अब सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड में देखते हैं द स्पेस अराउंड A, the space around in which charge experienced by a test charge of force of attraction or repulsion between attraction or repulsion is called electric field. कहने का मतलब है कि चारों तरफ हमें एक चार्ज एक्सपीरियंस होता है. इस चार्ज को हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज. तो फोर्स का होता है. ये टेस्ट चार्ज अट्रैक्शन भी क्रिएट करता है और रिपल्सन भी क्रिएट करता है. तो हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे. जैसे कि अब इसकी दूसरी डेफिनेशन हमने इससे पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं. द स्पेस अराउंड ए गिवन चार्ज लाइक ए सोर्स चार्ज दैट एक्सपीरियंस इन ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. ये डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं. अब इसमें जो हमने बात करी है चार्ज की, यहाँ क्या है? हेयर the field has two charges they are as वे कौन कौन से हैं? फर्स्ट है पॉजिटिव और नेगेटिव. ये दोनों चार्ज होते हैं. लेकिन इन दोनों चार्ज में हमें निकालना क्या है? इन दोनों चार्ज से हमारे दो चार्ज और निकलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज यानी पॉइंट चार्ज बोलते हैं. इन सोर्स चार्ज और पॉइंट चार्ज से क्या है? हेयर सोर्स चार्ज इज Q और टेस्ट चार्ज इज Q नॉट. सोर्स चार्ज Q है और टेस्ट चार्ज है Q नॉट है. ये दोनों सिंबल हमारे, इन दोनों सिंबल के तौर पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करते हैं. इन दोनों के बेसिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होगी, ये चीज़ अगर उसमें आ रही है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं. अब जैसे कि इसमें देखते हैं सोर्स चार्ज Q है, टेस्ट चार्ज Q नॉट है. अब ये कैसे पहचाना जाता है? क्योंकि जो टेस्ट चार्ज होता है बहुत ही छोटी संख्या में पाया जाता है एज पॉसिबल. यानी अगर पाया जाएगा तो संभव जो है वो छोटा पाया जाएगा किसके मुकाबले? सोर्स चार्ज. तो कह सकते हैं हेयर test charge and Q naught is small as possible. It does not presence, its presence does not affect the force due to source charge. तो इनका कह सकते हैं ये जो हमारा टेस्ट चार्ज होता है ये स्मॉल होता है, बहुत ही स्मॉल होता है. यहाँ एक नोट इसका लिख सकते हैं हम. नोट इट्स मीन्स टेस्ट चार्ज Q naught is very small. Q naught is small as possible it its presence does not affect the force due to source charge.
यानी सोर्स चार्ज से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट बहुत ही छोटा हो सकता है। ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पर हमने ऐसी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। देखिए, हमने दो चार्ज माने, सोर्स और टेस्ट चार्ज, दोनों चार्ज माने हम। इन दोनों चार्ज पर हमें क्या इफेक्ट पड़ता है, सोर्स और टेस्ट चार्ज पर। देखते हैं कि क्यू और क्यू नॉट माना है, इन्हीं के बेसिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है क्या नहीं होता, ये चीज़ हम समझेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हम। एग्जाम्पल के तौर पर हमने दो चार्ज माने हैं, प्लस और माइनस। प्लस और माइनस के तौर पर क्या देखा जाएगा, देखिए यहाँ ये प्लस क्यू है और एक क्यू नॉट है, चाहे वो भी प्लस का हो, जरूरी नहीं है कि हम माइनस का मान रहे हैं। अब यहाँ ये कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके इतनी पावर लाई करती है जो इसके कंपैरिजन में आ जाए या इसकी रेंज में आ जाए, इतनी पावर इसमें होती है। अब ये क्यू नॉट यहाँ है, तो इसके चारों तरफ जो ये लिखा है ना, स्पेस अराउंड इन विच चार्ज एक्सपीरियंस, यानी इस चार्ज के चारों तरफ इतनी चार्ज एक्सपीरियंस करेगी जो उसे वो लाई कर सकता हो, तो इसमें इतनी पावर है। मान लिया हमने क्यू है, क्यू के चारों तरफ ये है, ये हमारी पावर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। अब एक क्यू नॉट है, क्यू नॉट इसके संपर्क में आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि क्यू नॉट बहुत ही छोटा होता है और जितनी इसकी पावर, जितनी इसकी फील्ड की रेंज होगी वो उतने को जनरेट कर सकता है। अब इसकी फील्ड की जनरेट रेंज जो है यहाँ तक है, क्या ये यहाँ ले सकता है, यहाँ ले सकता है, यहाँ ले सकता है, तो यहाँ क्या होगा, नहीं। हाँ, अगर ये क्यू नॉट यहाँ से उठकर यहाँ आ जाता है, इसे हम यहाँ से लेके यहाँ ले आते हैं इसकी रेंज में, तो क्यू नॉट यानी हमारे जो टेस्ट चार्ज है वो इसकी रेंज में आ जाता है, फील्ड के पावर में। फील्ड के पावर में आते ही ये क्या करेगा, ये सोर्स चार्ज है और ये स्मॉल है, तो अपनी पावर में आते ही ये क्या करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, ये भी पॉजिटिव ये पॉजिटिव। और क्या हो गए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहती है, लाइक चार्ज रिपेल इच अदर। तो दोनों लाइक चार्ज है और इसका पावर भी जनरेट कर रहा है, ये बहुत ही छोटी होती है, इसके कारण ये इसको रिपेल कर देगा, दूर भाग जाएगा। ठीक है, ये कहता है। अब इसके तौर पर अगर नहीं समझ तो एक सिंपल बेसिकली तरीका जो होगा इसका वो है, निकल के जाती है, यहाँ से निकलती है भाई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो कहाँ से, इधर से निकलेगी, ना कि उसमें जाएगी, ये इस तरीके से। लेकिन नेगेटिव चार्ज जो होता है वो नेगेटिव चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सेप्ट करता है, ऐसे करंट एक्सेप्ट करता है चारों तरफ से जो भी करंट आ रहा है। यानी हमारा जो पॉजिटिव का काम है, पॉजिटिव का काम केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को डोनेट करना होता है, ट्रांसफर करना होता है, छोड़ना होता है, बल्कि नेगेटिव चार्ज उसे ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है। और प्लस क्यू नॉट ये हमारा टेस्ट चार्ज हो जाता है, और ये जो प्लस क्यू है ये क्या है, हमारा सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज। एक बार और फिर समझा देता हूँ, ये सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज के चारों तरफ पावर जनरेट है, ये इसकी रेंज है पावर की, इतने में ही पावर रह सकता है। टेस्ट चार्ज बहुत छोटा होता है, स्मॉल होता है एज पॉसिबल, इट्स प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द फोर्स ड्यू टू सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज के प्रेजेंस में टेस्ट चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसे इसकी तरफ ले जाएंगे तो इसकी पावर रेंज में आ जाता है, और ये क्या करेगा, इसे रिपेल क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। तो हम कह सकते हैं क्या टेस्ट चार्ज का फोर्स इस पावर में एक्सपीरियंस करेगा, तो आंसर क्या आएगा, नो टेस्ट चार्ज डज नॉट experience the force, टेस्ट चार्ज उसे एक्सपीरियंस नहीं कर सकता फोर्स को। ये टेस्ट चार्ज का वैल्यू आती है। इसी के तौर पर बेसिकली एक फॉर्मूला में एग्जांपल समझा देता हूँ। बेसिकली एग्जांपल ये है हमारा, एग्जांपल एक मैग्नेट का लेंगे हम। मान लो हमने एक यहाँ मैग्नेट मानी है, कंसीडर की हमने एक मैग्नेट,
और यहाँ हमने कुछ कीलें, लोहे की कीलें हैं, वो हमने कंसीडर कर ली। ये मैग्नेट हो गया और ये हो गया नेल, आयरन नेल, आयरन नेल हो जाती है कीलें। अब ये इसकी जो पावर है मैग्नेट की वो यहाँ तक है, मान रहे हैं हम। अब या फिर इसकी पावर बढ़ते 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 इस पे आ जाती है जी, और थोड़ी सी और बढ़ के इस पे आ जाती है जी। यानी इसकी जो पावर स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, वो बढ़ जाती है। यानी मैग्नेटिक की स्ट्रेंथ बढ़ जाती, चुंबक की क्षमता बढ़ जाती है और ये स्कील तक पहुंच जाती है। तो अब इस पर इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा, या तो इसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी मैग्नेट, या इसे दूर भगाने की कोशिश करेगी, लेकिन कभी भी नहीं। ये अगर मैग्नेट और ये कील है तो ये एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगी, ना कि भगाने की कोशिश करती है, क्योंकि ये क्या हो गए, अनलाइक पोल, और अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट होती है। अब ये हो गया, लेकिन जैसे ही ये इसके संपर्क में आती है और हम मैग्नेट को थोड़ा हिलाए तो ये आयरन की कील भी क्या है, हिलने लग जाएंगी। लेकिन ये अगर इससे दूर चली जाती है तो क्या इसका इफेक्ट इस पर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि अब मैग्नेटिक फील्ड की जो, मैग्नेट की जो पावर है वो कहाँ तक है, क्षमता यहाँ तक है, और ये कील इससे आगे चली जाती है, यानी गोज फार, गोज फार, ये अलग चली जाती है। तो क्या पड़ेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे है वैसे, चाहे चुंबक को आप हिलाओ चाहे कुछ भी करो मैग्नेट को, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डज नॉट अफेक्ट। तो आज हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये टॉपिक है ये यही समाप्त हो। जैसे कि आपने देखा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट कर ली। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हिंदी में कहा जाता है विद्युत क्षेत्रीय क्षमता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्रीय क्षमता, यानी इसकी क्षमता कितनी होगी कितनी नहीं ये हमें पढ़ना होगा। तो इसका सिंबल क्या होगा, ई। पहले हम सिंबल देख लेते हैं। सिंबल होता है ई, और ई पे हमने लगा दिया ए। जब ये एरो लग जाता है तो इसका मतलब क्या है, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, इट इज डिफाइंड as the ratio, it is defined as the ratio of force per unit test charge, per unit test charge is called electric field intensity। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, जैसा कि मैंने बताया था पहले कि फॉर्मूला हमेशा स्टेटमेंट के तौर पर, उसकी डेफिनेशन के तौर पर हम बताते हैं। इसका फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, ई इसका सिंबल है, तो ई हमने इसका सिंबल ले लिया, बराबर रेशियो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो। रेशियो का मतलब अपॉन होता है, रेशियो ऑफ फोर्स, ये आ गया फोर्स, पर यूनिट, पर यूनिट का ये आ गया टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज कहते हैं क्यू नॉट को। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसकी यूनिट हम निकालें, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या निकल के आती है, पहले तो ये देखते हैं, यहाँ ये लगाया हुआ तो दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है जी, ये वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एंड एसआई यूनिट क्या होगी, और एफ अपॉन क्यू नॉट वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके तौर पर हम देखते हैं कि इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या निकल के आएगी, ऐसा यूनिट हमेशा फॉर्मूले से निकल के आती है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो ई और एफ क्या होता है, फोर्स, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और क्यू नॉट क्या है, एक तरीके का चार्ज है, चाहे वो टेस्ट चार्ज हो चाहे सोर्स चार्ज हो। टेस्ट चार्ज की क्या होती है, कूलाम। तो इसकी एस यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलाम। और सीजीएस यूनिट, ये तो ऐसा यूनिट है, अब हम कहेंगे इसकी सीजीएस यूनिट बताइए सर, पर स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। तो कूलाम की सीजीएस यूनिट स्टेट कूलाम होती है। ये हो गया। अब यहाँ देखते हैं
तो ऐसे यूनिट आ गई। अब इसकी दूसरी यूनिट और देखते हैं, सेकंड नेक्स्ट यूनिट। अधिकतर हमने देखा होगा हमारे जो बोर्ड एग्जाम आते हैं, बोर्ड एग्जाम में हमने इसकी एसआई यूनिट पढ़ी है, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ये इसकी एसआई यूनिट पढ़ी हमने, एसआई यूनिट वोल्ट पर मीटर पढ़ी है। कैसे जी? यहाँ तो आई है न्यूटन पर कूलम, ये वोल्ट पर मीटर कैसे आई है? यहाँ वोल्ट पर मीटर आई है, देखते हैं हम। वी नो दैट फॉर्मूला क्या होता है इसका, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट है इसका फॉर्मूला। E इक्वल टू कर लिया, एफ है। हमने देखा है कि फोर्स बराबर क्या होता है, वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, 11th क्लास में हमने पढ़ा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। यहाँ करेंगे हम ये W इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल डिस्प्लेसमेंट, ये वैल्यू आ जाती है। तो ये वैल्यू हम इसमें रख सकते हैं। तो क्या आएगी, E इक्वल टू W अपॉन S इंटू में Q नॉट, और W क्या है, वर्क। और पोटेंशियल का एक फॉर्मूला हमें अब भी याद है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर W अपॉन Q नॉट। ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू नॉट हो जाएगा। ये भी वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। तो E इक्वल टू, ये W की वैल्यू यहाँ रखते हैं, W की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो V इंटू क्यू नॉट अपॉन S इंटू क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, वोल्ट पर डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ ये सॉरी पोटेंशियल है, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, इसकी हमने वोल्ट लिख ली। और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मीटर। ये वोल्ट हो गया और ये मीटर आ गया, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट पर मीटर। ऐसा यूनिट ये भी आ जाती है, वोल्ट पर मीटर। तो हमारे ये वोल्ट मीटर जो हमने निकाली थी, ये भी निकल के आ सकती है। अब सेम इसी पे देखते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आता है। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकल के आता है जी, वोल्ट पर मीटर निकाली, डायमेंशनल फॉर्मूले में निकाला हमने, E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट है, V बराबर W अपॉन क्यू नॉट है, ये निकाली। तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, या इससे निकाल सकते हैं, या इस SI यूनिट से निकाल सकते हैं। तो हम SI यूनिट से निकालते हैं। वी नो दैट E बराबर क्या आती है, न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन की क्या होती है डायमेंशनल फॉर्मूला, ML T-2 अपॉन कूलम को क्या लिखा जाता है, AT। तो क्या है, ML1 M1 T-3 A-1। और दूसरा तरीका ये भी है, न्यूटन को हम सॉल्व कर लेते हैं। न्यूटन की क्या लिखी जाती है, न्यूटन को लिखा जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर में कूलम होता है, तो कूलम को कूलम ही लिखा जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, किलोग्राम का लिखेंगे M, और मीटर को लिखते हैं L, अपॉन सेकंड को लिखते हैं T स्क्वायर, और कूलम को लिखते हैं AT। तो दोनों मिलके क्या आ जाएगा, M1 L1 T-3 A-1। यही वैल्यू आ जाती है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये निकल के आता है। तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यही कंप्लीट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका अगला टॉपिक है, वो हम पढ़ चुके हैं, उसके बारे में सब चीज़ें, यूनिट सीरीज वगैरह। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज कहते हैं क्यू नॉट को। तो यहाँ इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, कंसिडर टू चार्ज क्यू एंड क्यू नॉट, यानी हमने दो चार्ज माने क्यू और क्यू नॉट। इन दोनों चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है। जैसे कि देखो दो चार्ज माने क्यू और क्यू नॉट, क्यू प्लस का है, क्यू नॉट भी प्लस का होगा। मान लीजिए नेगेटिव का है कुछ भी नहीं, लेकिन जो सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, ये प्लस का माना जाएगा। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस किया जा रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर क्यों है, इधर इसलिए है कि जिधर फोर्स अप्लाई किया जाता है, जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब ये जो है प्लस क्यू, ये क्यू नॉट की तरफ एक्सपीरियंस कर रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन भी क्या आएगी, सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज की तरफ। तो जाहिर सी बात इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही रहेगी। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम कहते हैं कि जो हमारा ये सोर्स चार्ज है क्यू,
ये किया जा रहा है, प्लेस किया जा रहा है ओ पॉइंट पर, और क्यू नॉट प्लेस किया जाता है पी पॉइंट पर। ओ और पी के बीच की दूरी दे रखी है आर, ओ और पी के बीच की दूरी दे रखी है आर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर दे रखी है, और इनमें फोर्स अप्लाई किया जा रहा है एफ। तो इसे किसके द्वारा देखा जाएगा, पॉइंट चार्ज के थ्रू, क्यू नॉट के थ्रू निकालना हमें। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ जानते हैं एफ इक्वल टू क्या होता है, के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर है। और जैसा कि हम जानते हैं ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, तो ई बराबर एफ, एफ कितना निकाला हमने, के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो एफ की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू में क्यू नॉट, और क्यू नॉट से आप क्यू नॉट को कैंसिल करोगे तो ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आती है। और के क्या हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है, जैसे कि हमने कूलॉम्स लॉ में पढ़ा था, कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो इसकी जगह हम कांस्टेंट लगा सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और इन केस करें, इन केस ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी के तौर पर अगर हम इसे देखते हैं तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आता है, डेरिवेशन, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लग जाता है क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सर ये कैसे हुआ, क्योंकि ये हमारी क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट किसकी जगह लगाया जाता है, प्रोपोर्शनलिटी की जगह। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, ये नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, यानी कई सारे मल्टीपल चार्ज, कई सारे चार्ज मिलके एक हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल के दिखाते हैं। तो वो किसके द्वारा निकाल के दिखाते हैं, चीज़ देखते हैं। कंसीडर 2 पॉइंट चार्ज Q1 और Q2, 2 पॉइंट चार्ज मान लिया हमने, Q1 और चार्ज हमने माने Q1 एंड Q2 आर रेंडमली प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी। ये दोनों 2 पॉइंट पर रखे गए ए और बी पॉइंट पर, हैविंग पोजीशन वेक्टर r1 एंड r2, इनकी पोजीशन वेक्टर r1 और r2 दो दे रखी है। यानी हमें देखना है कि पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 ले लिए, वो अपनी अपनी जगह पर रखे गए, उन जगह का नाम है, पॉइंट का नाम है ए और बी, कहाँ से, फ्रॉम पॉइंट P, और पोजीशन वेक्टर उनकी होगी r1 एंड r2। देखते हैं यहाँ क्या आता है। लेट अस कंसीडर, सबसे पहले हमने कंसीडर किया है 3 डायमेंशनल प्लेन x y z, ये डायमेंशनल प्लेन हमने कंसीडर कर लिया। इसमें हमने 2 पोजीशन वेक्टर निकाले r1 और r2, जैसे कि हमने कूलॉम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म में किया था। कूलॉम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म में हमने 2 वेक्टर पोजीशन वेक्टर निकाली थी r1 एंड r2, ऐसे इसमें करना है। तो 2 पोजीशन वेक्टर ये होगी r1 और ये निकल आई r2। इस पर भी पोजीशन वेक्टर, इसकी दोनों के बीच की जो दूरी जा रही है यहाँ r0 है, ये इन दोनों की डिस्टेंस हो जाती है कॉमन डिस्टेंस। कॉमन डिस्टेंस पे आते ही यहाँ फिर सेम एक और 3 डायमेंशनल प्लेन आ जाता है, जिस पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए क्या, E1 और ये हो गया E2, और इन दोनों की कॉमन फील्ड हो जाती है E। इस पर चार्ज दे रखा है Q0 और किस पॉइंट पर, P पर। तो ये जो पॉइंट जो दे रखा है, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, A पॉइंट, और इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, बी पॉइंट। यानी ये ए और बी दोनों पॉइंट दे रखे हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ए की बात करें, E1 की बात करें, तो E1 की बात करेंगे तो हमारा पॉइंट P से A की तरफ जाना चाहिए, और E2 की बात करें तो P से B की तरफ जाना चाहिए। यानी इसकी डिस्टेंस ये होगी और इसकी डिस्टेंस ये होगी, इसकी डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। यानी E2 की डायरेक्शन P से B की तरफ और E1 की डायरेक्शन P से ए की तरफ होनी चाहिए, ये चीज इसमें दिखाता है। तो देखिए यहाँ हमने किया, नाउ E1 बराबर क्या आएगा, इसी के अकॉर्डिंग हमें पता है E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R01 का होल स्क्वायर होता है। ये तो आप जानते हैं इतना तो, लेकिन आप सोच रहे होंगे सर ये कहाँ से आया R01 का कैप। तो आप जानते हैं कि कूलॉम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म हमने पढ़ा, लेकिन इससे पहले हम एक चीज पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। उसमें पॉइंट चार्ज में क्या निकाला, पॉइंट चार्ज के लिए निकाला था हमने E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये निकली थी, लेकिन इन्हें वेक्टर फॉर्म में चेंज करें तो इसकी जो वेक्टर फॉर्म आएगी वो क्या आएगी, E इक्वल टू के
Q अपॉन आर स्क्वायर और ये R का कैप आ जाती है वेक्टर फॉर्म। यही वेक्टर फॉर्म इसमें यूज की गई है, लेकिन यहाँ R01 R01 है क्योंकि यहाँ R01 इसका P से A की तरफ लिया हमने, फ्रॉम P टू A, P से A की तरफ लिया है तो R01 वाला लिया जाएगा, तो इसकी वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता ही है। तो ये हमें करने की जरूरत नहीं है, ये हमें बताया गया है, मैंने ये बताया है कि ये क्या क्यों आता है। E1 बराबर 1/4 Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर और R01 का कैप की वेक्टर फॉर्म निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज की। तो R01 बराबर क्या आ जाएगी, R0 माइनस R1, यानी R0 माइनस R1 ये आ जाती है क्योंकि हमने उल्टे ले रहे हैं, E1 पे ले रहे हैं P से A की तरफ, तो R01 कहाँ से जाएगा, 1 से 0 की तरफ जाना चाहिए, यानी 0 में से 1 को घटाएंगे हम, 1 छोटा हो जाता है और 0 बड़ा माना जाएगा, तो R0 माइनस R1। तो ये वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमने यहाँ मानी है, इक्वेशन फर्स्ट इसे माना है, तो यहाँ क्या आएगा, इक्वेशन फर्स्ट ये मानी, इक्वेशन फर्स्ट के बाद तो रिमेंड डेरिवेशन आता है, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम P टू A, पहले लिखा हुआ भी है P टू A, इसकी डिस्टेंस दे रखी है। देन पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आएगा, E1 इक्वल टू आ जाता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R0 माइनस R1 का स्क्वायर, और ये R0 माइनस R1 का कैप दोनों का आ जाता है, और ये वेक्टर इक्वेशन आ जाती है। ये इक्वेशन हम मान लेते हैं सेकंड। अब E1 को निकालने के लिए सेम एज, सिमिलरली सेम एज हमें करना होगा E2, E2 बराबर कितना आएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये सिमिलरली फ्रॉम आएगा P टू B, जैसे P से A लिया ना हमने, P से A लिया, अब P से P लेंगे, और P से B भी क्या R02 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा Q2 अपॉन R02। ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि इसमें जो चार्ज दे रखे हैं, इसका Q1 है, इसका Q2 है और इसका Q1 है, इसका चार्ज Q1, इसका चार्ज Q2 और इसका Q0 है E का। E का तो हमने ले रखा है भाई, पहले ले रखा था Q0 अपॉन R इसको ले रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज में। अब यहाँ देखते हैं तो इसकी भी वेक्टर फॉर्म निकल आएगी R02 का कैप, और यहाँ स्क्वायर आ जाएगा जैसे कि सब में ले रहे हैं, यहाँ भी लिया, तो E2 बराबर क्या आ जाएगा, ये वेक्टर है, तो E2 बराबर क्या आएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R0 माइनस R2 का स्क्वायर, ये आ जाता है, और R0 माइनस R2 का कैप, ये आ जाता है। इस इक्वेशन मान लेंगे थर्ड। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, कंबाइन कर लेंगे, कंबाइन करने के बाद क्या आता है, एक इक्वेशन आ जाती है हमारी, उस इक्वेशन का नाम क्या लेंगे, सबसे पहले ये देखो, ये यहाँ है, इसका भी एक यूनिट वेक्टर निकालते हैं हम। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है, यहाँ देखते हैं हम, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ए, ये होता है फॉर्मूला यूनिट वेक्टर का, और ये यूनिट वेक्टर है सब। तो इन्हें निकालने के लिए क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड इक्वेशन से E1 क्या निकलेगा, E1 निकलेगा 1/4 की जगह K लिख सकते हैं, Q1 यहाँ आ जाएगा R0 माइनस R1 का क्यूब, और यहाँ रह जाएगा R0 माइनस R1 का वेक्टर। सोच रहे होंगे कैसे सर, ये तो अभी यूनिट वेक्टर था, ये यूनिट वेक्टर हमने इसमें चेंज कर लिया, तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या निकलेगा, R0 माइनस R1 का कैप निकलेगा, R0 माइनस R1 का वेक्टर, और मैग्नीट्यूड निकलेगा R0 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड। तो ये सब यहाँ रखेंगे, जैसे इसकी जगह रखेंगे, तो ये पहले से स्क्वायर था और एक और आएगा तो मल्टीप्लाई होकर क्यूब हो जाता है, ऐसे इक्वेशन मान लें फोर्थ। और सिमिलरली E2 बराबर भी ऐसे आ जाएगा कि Q2 अपॉन R0 माइनस R2 का होल क्यूब, ये वेक्टर आ गई, और ये आ गया R0 माइनस R2
ये भी वेक्टर आ गई, इसे इक्वेशन मान लिया फिफ्थ। फिर फोर्थ और इक्वेशन 5 आई है। अभी यहाँ इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड के तौर पर देखते हैं, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी आ रही है, हमने यहाँ E1 और E2 निकाला है। अब वो चाहे E1 हो, E2 हो, E3 हो, E4 हो, E5 हो, E6 हो, कितनी भी निकाल रहे हो सबको ऐड किया जाएगा एन टर्म्स तक। तो E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट 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 EN तक। E बराबर क्या 1/4 सब में कॉमन आएगा, जैसे कि इन सब में ले रहे हैं कि अब यहाँ Q1 E1 के लिए Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर, R01 का कैप, और Q2 अपॉन R01 का स्क्वायर, R02 का कैप, प्लस Q3 R03 का स्क्वायर, R03 का कैप, डॉट डॉट डॉट। यहाँ क्या आ जाएगा QI, यानी एन टर्म्स तक जा सकता है, और R0I ये जा सकता है I तक का स्क्वायर, R0I का कैप, ये आ जाते हैं। तो इसका जो समेशन आएगा, फाइनल फॉर्मूला आएगा, वो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ I बराबर 1। समेशन पे तो I बराबर 1 आ जाएगा, और I बराबर यहाँ ले लेंगे हम पावर पे n, और पावर पे n लेंगे तो यहाँ जो चार्ज आएगा हमारा वो क्या आएगा QI। I टर्म से कितना हो सकता है, तो R0I का स्क्वायर, R0I का कैप। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्ज कंप्लीट क्वेश्चन है। आगे इसी के तौर पर हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे।